सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हो रहे बाबा साहब के स्पीच लेकर हम उपस्थित हुए हैं। हम आपको बता दें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब और राव बहादुर श्रीनिवासन शामिल हुए थे, अछूतों की तरफ से, दलितों की तरफ से, यूँ कहें कि अस्पृश्यों की तरफ से। लेकिन उस पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर महात्मा गांधी सम्मिलित हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर एक विषय को लेकर जो डिमांड बाबा साहब ने की थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, वो हमने आपको आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने आपको बताया है। तो ऐसे में उसका विरोध करने के लिए, तीव्र विरोध करने के लिए कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आज क्या कुछ है इस टकराव में, जो बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच में जो टकराव है वो खुलकर सामने आ गया है। और ये निर्णायक डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब का जो स्पीच है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का, ये निर्णायक स्पीच है मेरे साथियों। इसलिए आपसे निवेदन बारंबार है कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश पूरा जरूर सुनिएगा, ये हमारा निवेदन है आपसे। आपको मालूम है कि हमेशा की भांति डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। कमेंट बॉक्स में जो साथी जवाब लिखते हैं, हम मान लेते हैं कि उन्होंने पूरा डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुना है। आइए बढ़ते हैं आगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से अपने लोगों के हित संबंधों का मैं खुद प्रतिनिधि हूँ, ये बात बाबा साहब कहते हैं और यही विषय है। आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा बाबा साहब को कि मैं अपने लोगों के हित संबंधों का अर्थात अस्पृश्यों का, दलितों का मैं खुद प्रतिनिधि हूं? ये बात क्यों कहनी पड़ी बाबा साहब को, ये समझना होगा आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर बात कीजिएगा। आज खासकर आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 262 से 265 तक। पिछले गुरुवार यानी दिनांक 8 अक्टूबर 1931 का दिन गोलमेज सम्मेलन के इतिहास का विशेष महत्व का दिन था। अल्पसंख्यकों के मसलों पर बातचीत के लिए जो निजी समिति मिस्टर गांधी की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी और 8 दिनों तक लगातार बातचीत के बाद भी जिस समिति के जरिए इस अल्पसंख्यकों के मसले पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका था, उस समिति के कुछ सदस्यों के उस दिन भाषण हुए। अल्पसंख्यकों के सवालों पर कोई सर्वसम्मत हल निकल नहीं पाया। पंजाब के हिंदू, मुसलमान और सिखों की मांगों के हल निकल न पाने के कारण इस समिति को ये सवाल हल करने में असफलता का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में सबने खेद व्यक्त किया। कांग्रेस की तरफ से मिस्टर गांधी ने अस्पृश्यों के सवाल पर जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया था, उसका खुले तौर पर विरोध करने के अलावा इस वक्त बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने कोई अन्य चारा नहीं था। लेकिन केवल इसी बात को लेकर कि डॉक्टर अंबेडकर ने मिस्टर गांधी का विरोध किया, सभी हिंदू राष्ट्रीय पत्रकारों ने और कांग्रेस ने और तथाकथित देशभक्तों ने
समाचार पत्रों के पाठकों और जवानों का मन कलुषित करने का घिनौना कार्य किया। मेरे सम्मानित साथियों, यहां पर एक बात हम याद दिलाना चाहते हैं। हम सभी इस बात पर गौर करें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब के सभी भाषण लेकर हम उपस्थित हुए थे और उन्होंने जो 8 मांगे वहां पर रखी थी उसका भी जिक्र हमने किया था। उन 8 मांगों में कहीं पर भी एक बिंदु भी ऐसा नहीं था जिसमें बाबा साहब ने अलग देश की मांग की हो। बावजूद इसके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद इन तथाकथित देशभक्तों ने, राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने बाबा साहब के बारे में दुष्प्रचार किया और वो दुष्प्रचार हम अभी तक सुनते आए। वो था कि बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में अलग देश की मांग की थी। मेरे साथियों, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ प्रकाशित किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ प्रसारित किया गया। और एक झूठ हो तो हम उसका जिक्र करें। आइए देखते हैं और कितने झूठ यहां पर इन देशभक्त तथाकथित देशभक्त समाचार पत्रों ने अपने अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया था। उन लोगों का ये लगभग धर्म ही बैठा था कि वे अपने पाठकों का मन डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कलुषित करते रहें। ये धर्म बना रखा था। डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध क्यों किया और उन्हें विरोध क्यों नहीं करना चाहिए, इस बात के बारे में ठंडे और निर्विकार दिमाग से सोचने की उदारता इन पत्रकारों ने तथा इन देशभक्त कहलाने वालों के पास नहीं थी। बस मिस्टर गांधी की योजना है तो फिर वह भले वह सुसंगत हो या विसंगत हो, उसका विरोध करना तो जैसे प्रत्यक्ष भगवान का विरोध करने जैसा भयावह और पाप मूलक है। ऐसी मानसिकता बनाई गई थी साथियों। अंग्रेज सरकार द्वारा भड़काए जाने के बगैर कोई ऐसा नहीं कर सकता। बाली भ्रामक और गलत सोच को इन राष्ट्रीय और देशभक्त पत्रकारों ने पाल रखी है और अपनी इसी सोच का प्रसार वे हर रोज अपने पाठकों के बीच करते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है साथियों, जो बुद्धिजीवी साथी हैं वो इसी बात को जिक्र करते हैं कि हमारा अपना समाचार पत्र भी तो होना चाहिए, हमारी अपनी साप्ताहिक मासिक पत्रिकाएं भी तो होनी चाहिए, ताकि हमारी अपनी सटीक बात जन जन तक पहुंचे, समाज तक पहुंचे, बहुजन समाज तक पहुंचे। सोचो, जब राष्ट्रीय लेवल के समाचार पत्र ही पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाएं तो आपकी बात समाज तक पहुंचाने के लिए कुछ तो माध्यम होना चाहिए। अच्छा यह है कि वर्तमान में सोशल मीडिया आ गया है, जिसके माध्यम से हम समाज तक सटीक बात को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। और उसी क्रम में ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब का हूबहू भाषण जन जन तक पहुंचाने की कार्य योजना है, जो कि आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से नियमित सुबह 5 बजे बाबा साहब का एक लेख या सुंदर सा स्पीच आपको मिलता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा और यह भी भरोसा है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश को नियमित आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों पर जरूर भेज रहे होंगे। आइए देखते हैं क्या टकराव होने वाला है। मिस्टर गांधी ने तो ये तुनतुना बजाना शुरू ही कर दिया था कि डॉक्टर अंबेडकर अस्पृश्यों के सच्चे प्रतिनिधि या नेता नहीं हैं, उन्हें सरकार ने चुना है। अस्पृश्यों के सच्चे लोकमान्य नेता कोई और ही हैं और वे कांग्रेस के पास हैं। यानी कि महात्मा गांधी का कहना था कि मैं ही हूं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ही नेतृत्व कर रहे थे।
कांग्रेस और मैं ही अस्पृश्य आदि सभी अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधि हैं। कैसे बाबा साहब ने इस झूठ को उजागर किया, अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं। गुरुवार की सभा में भी उन्होंने इसी बात पर बल दिया था, इसीलिए उनके इस कथन का झूठ स्पष्टता के साथ उगाड़ना जरूरी हो गया था। मुसलमानों की तरफ से सर महमूद शफी ने मिस्टर गांधी जी के इस कथन का विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर को भी मिस्टर गांधी जी के कथन को निरस्त करना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना कि गुपचुप चिकोटी काटने वाले का हाथ दिखाई नहीं देता, लेकिन चिल्लाने वाले का मुंह जरूर दिखाई देता है। कुछ ऐसा ही यहां भी हुआ। मिस्टर गांधी सत्पुरुष हैं, अस्पृश्य उद्धारक हैं, इसलिए उनका कहा हर शब्द वेद तुल्य माना जाए। उन्होंने सच कहा या झूठ कहा, अच्छी बुरी कोई भी नीति अपनाई तो भी उसे स्वीकारना ही चाहिए। इस प्रकार जो सोचते हैं उन्हें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का दिया भाषण कड़वा लगना स्वाभाविक है। इसमें आश्चर्य लगने की कोई बात नहीं है। यहाँ के छोटे बड़े सभी राष्ट्रीय अखबारों ने मिस्टर गांधी के तार से भेजे गए भाषण प्रसिद्ध किए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण को समाचार पत्रों में जगह न देकर उनका सिर्फ जनमत को कलुषित करने वाला सारांश देकर अपनी बदले की आग को शांत कर लिया है। इसलिए जरूरत है सम्मानित साथियों अपने समाचार पत्रों की, इसलिए जरूरत है पत्रिकाओं की जो हमारे अपने समाज के द्वारा प्रकाशित हों। 8 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर का जो भाषण प्रसिद्ध हुआ है उसका सारांश आगे दिया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, कल रात की असफल बातचीत के बाद समिति के सदस्यों ने अपनी कोशिशें असफल रहीं, इस भावना के साथ एक दूसरे से विदा ली थी। सम्मानित साथियों, बाबा साहब का स्पीच शुरू हो चुका है। दिल थाम कर बैठिए। बाबा साहब बहुत ही कड़े शब्दों में यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि ये भी तय किया गया था कि आज उस बारे में बातचीत करते हुए विवाद पैदा करने वाले बिंदुओं के बारे में या मतभेदों को और गहरा करने वाली नीतियों पर कोई भाषण न करें। इस प्रकार की बातें आपस में मोटे तौर पर तय की गई थी, लेकिन मिस्टर गांधी जी का अभी का भाषण सुन लीजिए। उनके द्वारा इस समझौते का भंग होता देखकर मुझे बहुत खेद हुआ। यानी कि कल समिति में जो निर्णय हो गया था तो उस पर नहीं बोलना था, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मिस्टर गांधी जी नहीं माने। बाबा साहब कहते हैं कि मिस्टर गांधी जी ने भाषण की शुरुआत से ही समिति के कार्य को सफलता क्यों नहीं मिलने के कारणों को अपने नजरिए से गिनाते समय कई विवादपूर्ण पहलू उत्पन्न किए। समिति का कार्य असफल क्यों रहा, इसके कई सबूत मेरे पास भी हैं, लेकिन आज यहाँ उनका जिक्र करना अप्रासंगिक होगा, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। समिति की बैठक क्या बेबुनियाद है, समिति की बैठक क्या बेमियाद टाल दी जानी चाहिए। इस समय उचित विषय पर बोलने के बजाय समिति के सदस्य उन समाज के प्रतिनिधि हैं अथवा नहीं हैं का अप्रासंगिक विवादित मुद्दा बेवजह उठाकर मिस्टर गांधी जी ने अलग ही विषय को बढ़ावा दिया है। सरकार ने हमें यहाँ चुनकर भेजा है, इस बात से हम में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। यानी कि जितने भी 125 प्रतिनिधि आए थे भारत से, वो सभी के सभी सरकार की तरफ से चुने गए थे। और ये दुष्प्रचार किया गया कि डॉक्टर अंबेडकर को सरकार ने चुना है, समाज ने नहीं चुना। इस तरह का झूठ फैलाया गया। आज वो झूठ बेनकाब हो रहा है मेरे साथियों, क्योंकि बाबा साहब का साहित्य हमारे बीच में है, बाबा साहब का हूबहू स्पीच हमारे बीच में है। तो ऐसे में आज उस झूठ को उजागर किया जा रहा है यहाँ डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से।
बाबा साहब कहते हैं लेकिन अगर मेरे ही बारे में बोलना हो तो मिस्टर गांधी जी को मैं चुनौतीपूर्ण तरीके से बताना चाहता हूं कि अपना प्रतिनिधि कौन हो ये चुनने का मौका अगर अस्पृश्य वर्ग को दिया जाएगा तो उनके द्वारा चुने गए सदस्यों में मेरा नाम सर्वोपरि होगा, ये बाबा साहब कहते हैं। इसलिए मिस्टर गांधी जी द्वारा बेवजह उछाले गए मुद्दे का जवाब देते हुए आज मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि मेरा चुनाव भी सरकार द्वारा अन्य लोगों की तरह ही किया गया है, लेकिन मैं अपने लोगों के हित का पूरा और सच्चा प्रतिनिधि हूँ और अच्छा होगा कि भी इस सच्चाई को न भूलें। चुनौती दे दी बाबा साहब ने यहाँ पर मिस्टर गांधी जी को। मिस्टर गांधी जी बार बार यही बात कहते रहे हैं कि कांग्रेस अस्पृश्यों के लिए मेहनत कर रही है और अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व मैं और मेरे सहयोगियों से अधिक कांग्रेस के पास जाने की ज़्यादा संभावना है। इस बारे में मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि गैर जिम्मेदार लोगों से जो कई जाली हकों की बात उछाली जाती है उन्हीं में से ये भी जाली हक है और जिनके हक से ये जाली हक रखे जाते हैं वे अस्पृश्य लोगों द्वारा बार बार इनकार किए जाने के बावजूद फिर वही बातें आगे रखने की पहले दर्जे की बदमाशी है। कुगन अल्मोड़ा से अस्पृश्य समाज संघ के अध्यक्ष द्वारा भेजा गया एक तार अभी अभी मुझे प्राप्त हुआ है, बाबा साहब कहते हैं, जिसमें अस्पृश्य समाज को कांग्रेस के बारे में जो अविश्वास महसूस हो रहा है मैंने अभी तक वो जगह नहीं देखी और न तार भेजने वाले से मेरी पहचान है। हालांकि उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के कुछ लोगों के मन में अस्पृश्यों के बारे में सहानुभूति है, लेकिन बहुजन अस्पृश्य समाज कांग्रेस के साथ नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि इस मुद्दे पर चर्चा करने का भी मौका नहीं है। अब जिस मुद्दे पर बोलना तय हुआ है उसके बारे में यानी माइनॉरिटी समिति की बैठक बेमियादी रूप से रद्द कर दी जानी चाहिए। इस मिस्टर गांधी के प्रस्ताव का सर मोहम्मद शफी की तरह मैं भी पूरी तरह विरोध करता हूं। इस महत्वपूर्ण मसले को बीच में ही छोड़कर किसी दूसरे मसले पर सोचा जाए ये बात मुझे पसंद नहीं है। पहली बात कि एक और बार कोशिश कर अल्पसंख्यकों के इस माजरे को हमें आपस में ही सुलझा लेना चाहिए और सुलह कर लेनी चाहिए, और अगर ये संभव लग रहा हो तो ब्रिटिश सरकार पहले इस मसले को हल करने का कोई उपाय लागू करे और फिर आगे बढ़ा जाए। हालांकि ये बात भी सही है कि किसी पराये देश के लोगों के हाथ में ये मसला सुलझाने के लिए दिया जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस मामले में ब्रिटिश सरकार जितनी जिम्मेदारी किसी और अजनबी को महसूस नहीं होगी। एक और बात की ओर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अंग्रेज लोगों के हाथ से सत्ता की बागडोर लेकर ब्रिटिश नौकरशाही के बजाय वरिष्ठ वर्ग हिंदी स्वराज वालों के हाथ में उसे सौंपने के राजनीतिक आंदोलन में अस्पृश्य समाज ने अब तक हिस्सा नहीं लिया है। बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस के द्वारा जो स्वराज का आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें अस्पृश्यों ने हिस्सा नहीं लिया। उसका कारण बाबा साहब कहते हैं कि अंग्रेज राज के बारे में राज्यकर्ताओं के खिलाफ अस्पृश्यों की कुछ शिकायतें हैं, लेकिन सिर्फ इतने भर के लिए राजनीतिक सत्ता की अदला बदली होनी चाहिए ऐसा अस्पृश्य लोगों की मांग नहीं है। सिर्फ राजनीतिक सत्ता की अदला बदली के लिए वे ज़्यादा उत्सुक नहीं है। हालांकि जो लोग इस बात के लिए आंदोलन छेड़े हुए हैं उन्हें रोकना अगर सरकार के वश की बात नहीं है और उसके लिए अगर राजनीतिक सत्ता का विभाजन करना अनिवार्य हो जाए तो वह सत्ता मुसलमान अथवा हिंदू समाज के थोड़े लोगों के या विशिष्ट वर्ग के कब्जे में न चली जाए और उस सत्ता का सामान्य लोगों के और पद दलित जातियों के बीच बंटवारा हो, इस बारे में सरकार को जागरूक रहना होगा। इसके लिए पहले से कुछ संरचनात्मक शर्तों की अर्थात सेफ गार्ड की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। इस नज़रिए से देखा जाए तो इस प्रश्न को पहले हल किए बगैर तथा आगामी राज्य संविधान में हमारी स्थिति क्या होगी इसका सही पता चले बगैर उस संविधान को बनाने में हम दिलो दिमाग से कैसे सहभागी हो सकते हैं।
बाबा साहब का स्पष्ट कहना है कि जब अंग्रेज देश छोड़ें तो ऐसा ना हो कि किसी विशिष्ट वर्ग के हाथ में वो शासन सत्ता चली जाए। और अस्पृश्यों की जैसी स्थिति, दयनीय स्थिति पहले थी, शोषण अत्याचार उन पर होता रहा है, वैसे ही शोषण अत्याचार होता रहे। बाबा साहब ने ये मांग रखी कि हम चाहते हैं कि शासन सत्ता का बंटवारा हो तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सभी वर्गों का, चाहे वो अस्पृश्य हो, चाहे मुसलमान हो, या चाहे हिंदू हो या सिख हो, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी समुदाय के लोग हों, सभी के बीच यहाँ प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसी शासन सत्ता भारत के अंदर स्थापित होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ये क्रांतिकारी भाषण दिया बाबा साहब ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत क्रांतिकारी था, ऐतिहासिक था, और मैंने आपसे निवेदन किया था कि वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया है। तो एक प्रश्न यहाँ पर हम रखते हैं, यदि आपने पूरा वीडियो वॉच किया है तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का जवाब आप सटीक कमेंट बॉक्स में, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। किस संगठन द्वारा तार का भेजा गया संदेश, जिसमें उन्होंने बाबा साहब को अस्पृश्यों का प्रतिनिधि माना है, किस संगठन के द्वारा वो तार भेजा गया था, उस संगठन का नाम लिखना है आपको। किसके लिए भेजा था? स्वाभाविक सी बात है कि बाबा साहब प्रतिनिधि के तौर पर वहां सम्मिलित हैं, बाबा साहब ये स्पीच दे रहे हैं, तो इसलिए आपको बस एक आंसर देना है, किस संगठन द्वारा बाबा साहब को वो तार भेजा गया था जिसमें बाबा साहब को अस्पृश्यों का सच्चा प्रतिनिधि घोषित किया। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम बस 2 मिनट में बताना चाहेंगे कि बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है। जिस तरह से देश और समाज में हो रहे शोषण अत्याचार के लिए समस्त बुद्धिजीवियों को बैठने का एक स्थान होना चाहिए, इस बात पर विशेष बल बाबा साहब ने दिया था। और उसी वैचारिक सेंटर बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप आवाज का, अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के माध्यम से बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में कुछ इस तरह का वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज की गई है। आप सभी से निवेदन है कि इस वैचारिक सेंटर के निर्माण में अपना भी अमूल्य योगदान जरूर करें। इसी के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन एक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आप लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश को संकलित कर रहे हैं। आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए, साथ ही साथ आप सभी सम्मानित साथियों का जो वीडियो को अंत तक लगातार बात कर रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए, आपका जो स्नेह और प्रेम डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिल रहा है, निश्चित रूप से हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसलिए आपका भी हृदय की गहराइयों से साधुवाद व्यक्त करते हुए, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश के प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली, पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।